चलिए भाई, सो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए और दूसरा वर्क क्या दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिवाइज करना है। शायद वो भी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो पहला क्वेश्चन, ये लॉग 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, लॉग इनइक्वलिटी है, मतलब हमें x निकालना है, तो इस लॉग को उधर भेजना है। लेकिन हमारे पास एक मजबूरी है कि ये बेस हमें पता नहीं है, ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि क्या है, ये पता नहीं है। राइट, तो क्या किया जाए? जब यहां सिचुएशन ऐसी हो गई है तो हमें एक ही ऑप्शन बचता है कि दो केस लेंगे। जब ये 1 से छोटा हो तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे 1 से छोटा मान लिया तब हम लॉग को उधर भेज सकते हैं और साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर सकते हैं। और या फिर दूसरा केस हम ये लेंगे कि ये 1 से बड़ा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हम दो केस बनाने जा रहे हैं, तो हमने एक बॉक्स टाइप कुछ बना लिया ऐसे छोटा मोटा खेलने के लिए। और यहां पे पहला केस लिखते हैं कि ये जो बेस है वो लेस देन 1 है। लेकिन बेस लेस देन 1 लिखा तो ये ओपन हो जाएगा, ये निगेटिव में भी जा पाएगा, तो हम इसे 0 भी लगा लेते हैं। लेकिन हम इसकी x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या करेंगे? x की वैल्यू कैसे आएगी भाई? हम यहां पे करते हैं, फिर हम मिटा देंगे। 1 माइनस एक्स क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 को हटा देते हैं, तो -1 माइनस एक्स लाई बिटवीन 0। ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्रू आउट में, और x चाहिए हमें तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो ये 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0। मतलब ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि x जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्योंकि हमें तो x चाहिए ना, क्योंकि फाइनली तो हमें देखना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए x केस में जब भी केस बनाते हैं तो यहां कुछ भी लिखा हो, लेकिन केस का एक कंडीशन होता है कि केस का कंडीशन कि x किस में लाई कर रहा है, वो कंडीशन आपको लिखना होता है। हमने लिख दिया उसको। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? इस केस में हम सॉल्व करेंगे। जब हम इस केस में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये लेस देन 1 है, तो लॉग जब उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और हम कहेंगे कि 2x माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। लेकिन फिर ये ओपन हो गया, ये नेगेटिव हो सकता है, जो कि हमें नहीं नेगेटिव होने देना है, तो हमने इसको ग्रेटर देन 0 भी लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ग्रेटर देन 0 भी साइड में लिख दिया। अब हमें x चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये fx ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b का सिचुएशन आ रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 2x, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 1/2। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3x, या फिर ये कहिए कि 5x लेस देन इक्वल टू 4, या फिर ये कहिए x लेस देन इक्वल टू 4/5। ठीक, इन दोनों का हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। इन दोनों का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब जरा देखिए, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1/2, मतलब ये हो गया कि ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि ये 4/5 क्या होता है अभी? 0.8। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0.8 हो गई। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0.8 है, और इसकी वैल्यू कह रहा है 0.5 से बड़ा। 0.5 से बड़ा और 0.8 से छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? घबरा तो नहीं रहे आप लोग? हाँ भाई, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, ये आया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो ये 0.5 से बड़ा बोल रहा है, कह रहा 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 0.8 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे ख्याल से इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इंटरसेक्शन जो आएगा ये 0.5 से लेकर के 0.8 तक आ गया। ठीक, ये तो केस का आंसर हुआ, लेकिन हम इसे फाइनल आंसर अभी नहीं कहेंगे जब तक कि ये केस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, अब केस के कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे भाई? इसको कैसे कोशिश करें? हाँ, इसका इंटरसेक्शन लेना है।
साफ सी बात है 0.5 भी 0 और 1 के बीच में है, 0.8 भी 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये पूरी तरह इस केस के अंडर है। तो मतलब ये जो आंसर आया है वही इंटरसेक्शन होगा, वही इंटरसेक्शन। अगर आप निकालना चाहें तो सेपरेट भी निकाल सकते हैं, बट ये आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया भाई। इसको आप इंटरसेक्शन से करके सेपरेटली लाइन ड्रॉ करके जैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x कह रहा है 0.5 और 0.8 के बीच में होना चाहिए। अरे भाई 0.5 और 0.8 के बीच में ये नंबर x ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में है, तो 0.5 और 0.8 भी इसी के अंदर होगा ना। तो ये कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, तो यही कॉमन है, ठीक। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, मतलब हमें एक आंसर तो मिल गया भाई, ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। कौन सा केस पे? कि जब बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो। कहने की बात यह है कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, मतलब यह हुआ कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यह हो गया कि x लेस देन 0। ये हमारा केस कंडीशन है, और इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इसको। ये केस तब है जब ये बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब लॉग को हम सीधे उधर भेज सकते हैं, तो भेज दो भाई बिना किसी हेजिटेशन के। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये आएगा 2x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स आ गया। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 माइनस एक्स, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इस साइड से ग्रेटर है ना, तो ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर है, और ये क्वांटिटी ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो निगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं। 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस 3x। हमारे पास आ गया 5x ग्रेटर देन 4, या फिर यूं कहिए कि x ये इक्वल टू भी है भाई। तुम लोग बोलते नहीं हो, और मैं कुछ गड़बड़ घोटाला कर देता हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। भाई इसे तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि हमारा केस का कंडीशन क्या है कि x निगेटिव होना चाहिए, हमारा तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, छोटा सा और मोटा सा। कौन सा? कि 1/2 टू 4/8, 4/5। ये 8 क्यों लिख दिया मैंने? 5 है, 4/5। तो आंसर आ गया इसका 1/2 टू 4/5। बस ये इसका आंसर हो गया है। कुछ टफ हो गए? अरे अभी तो टफ करने शुरू ही नहीं किया, ये तो बस तुम्हें सिखा रहा हूं कि केस कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। टफ नाम की चीज मैथमेटिक्स में होती ही नहीं है। अगर आपको स्टेप्स पता है तो स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आएगा। उसमें इजी और टफ की तो बात ही नहीं होती है, ठीक। हाँ, अब यहीं पे क्या होगा थोड़ा डराने के लिए क्या करेंगे, इसको बना देंगे क्वाड्रेटिक। तो आप ध्यान से देखिए, तो इधर क्वाड्रेटिक है, ये इनइक्वालिटी आप सेपरेट सॉल्व करेंगे, यहां पे फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी से सॉल्व करना। या फिर और डराना होगा तो क्या कर देंगे, इसको मॉड में लगा देंगे। यहां पे कुछ मॉड के केसेस देंगे, तो ये मॉड वाले भी, मॉड भी रहेंगे, विदाउट मॉड रहेंगे, तो मॉड की इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ भी करें, हमें क्या भाई, हमें तो बेसिक मेथड पता है, उसी बेसिक मेथड को हमें फॉलो करना है। कभी इजी हो, कभी कम ही स्टेप में आएगा, कभी ज्यादा स्टेप होगा, बट क्वेश्चन होगा जरूर। तो समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर कर देते हैं और शुरुआत करते हैं। करें? ठीक है। ये क्वांटिटी बहुत छोटा क्वेश्चन है। बी, अब यहां पर वही है, कोई भी लॉग को डायरेक्ट भेज नहीं सकते, हमें जो है केसेस बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। चलिए बना करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। पहला केस क्या होगा कि जब बेस 0 और 1 के बीच में लाई करे, जब बेस 0 और 1 के बीच में लाई करे। चलिए, तो x प्लस 1 लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। x प्लस 1 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब x लाई करेगा -1 और 0 के बीच में, ठीक। 1 को सेपरेट कर दिया क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। फाइनली हमें इसे इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। जब इस केस को हम कर रहे हैं तो मतलब बेस लेस देन 1 है, लॉग हम भेज तो सकते हैं, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, 1x प्लस 1 पावर 0। x प्लस 1 पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अरे ये तो बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया,
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, और आपका x लेस देन इक्वल टू, ये इधर गया, ये इधर गया, -2 आ गया, x लेस देन इक्वल टू -2। ये क्या है? क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर का वो पोर्शन लेना है जो इस केस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इस आंसर का वो पोर्शन लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर इस आंसर का कोई भी पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x -1 और 0 के बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है -2 से छोटा होना चाहिए, तो इसका कोई भी पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बिना समय गंवाए अपना जो है इंटरसेक्शन लगा लीजिए। ग्राफिकल मेथड जैसे देखा है, ये बोल रहा है -1 से 0 के बीच में ओपन, देखिए, और ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू -2। कहीं पे कुछ कॉमन है, कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन, यहां पे नो सॉल्यूशन, मतलब इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि बेस को हम ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि x + 1 ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 के लिए हम करेंगे तो क्या होगा? अब लॉग को डायरेक्ट भेजेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेस देन इक्वल टू 1x + 1 पावर 0 दैट इज 1, बट ये ओपन इंटरवल हो गया, तो हमें ग्रेटर देन 0 डोमेन का रेस्पेक्ट देने के लिए, उसकी भावनाओं को कदर करने के लिए हमें ग्रेटर देन 0 भी रखना पड़ेगा। तो अब आ गया हमारे पास 1 - x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 - x लेस देन इक्वल टू 2, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब कहने की बात यह है कि ये आ गया आपका कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 1। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें तो इंटरसेक्शन लेना है, हमें इसका वो पोर्शन लेना है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। वैसे अगर आप देखें तो आप ओरल कर सकते हैं कि x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ओरल मत क्या कीजिए, यहीं पे कैलकुलेशन, यहीं पे मिस्टेक होता है और निगेटिव मार्क्स कलेक्ट होता है। तो अगर थोड़ा भी मतलब दुविधा हो तो आप तुरंत फटाफट ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। आपका 15 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम ये श्योरिटी रहेगी कि आपने जो किया है सही किया है। ये केस बोल रहा है कि 0 से इंफिनिटी तक, और ये कंडीशन बोल रहा है -2 पे क्लोज बट 1 पे ओपन। आपको ध्यान से देखिए तो आपको ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ओपन दिखाई दे रहा है, सॉरी ये पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये पोर्शन कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब यही आंसर होगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? x लाई बिटवीन 0 ओपन 1 ओपन, बिकॉज यहां पे ओपन है तो फाइनली ओपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x एलिमेंट ऑफ 0 to 1। आई एम श्योर कि वेरी मच क्लियरली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ, चलिए ये क्वेश्चंस हो गए, तो आपके होमवर्क खत्म हो गए। मतलब कहने की बात यह है कि लॉग फिनिश हो गया, लॉग इनइक्वलिटी ओवर फ्रॉम माई साइड। आपके साइड से ओवर नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ना भी मिले तो खुद बना लो। अरे मैं कौन सा रट के आ रहा हूं, बना रहा हूं, खुद ही बना लो। हाँ, बट ऐसे भी मत बना देना कि हम सर ने आपने कहा आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, और हाँ तो हम ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जिससे कि दुनिया वाले देखते रहेंगे। सर कैसे? देखो सर कैसे देखेंगे, ये लो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको करते रहो। मतलब ये भी देखना है कि मतलब कुछ उल्टा सीधा ना बन जाए, और फिर आप ये पूछे डाउट, और फिर आपने डाउट इधर पूछा उधर मैं भगा। ऐसे क्वेश्चन का डाउट अगर आपने पूछा, इधर आपने डाउट पूछा उधर मैं भग लिया। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि कोई और धंधा ढूंढो टीचिंग का छोड़ के। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इनइक्वलिटी कभी कभी क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी कैलकुलस में। सारे केसेस में कर रहा हूं, जितने भी इनइक्वलिटी हो सकते हैं वो सारी सिचुएशन मैं आपको बता रहा, ठीक, ताकि आपको बीच में कहीं रास्ते में समस्या ना हो। ट्रिग्नोमेट्री तो आपने भली भांति पढ़ी होगी और आता भी होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन x इक्वल टू 1/2, बताइए x की वैल्यू क्या है। याद रखिए
साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिसिटी हम डिस्कस करेंगे आपके जब फंक्शन टॉपिक चलेगा, उसमें एक सेगमेंट है पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। बट अभी थोड़ा बहुत आइडिया, साइन एक्स इक्वल टू हाफ है, तो इसका जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है। क्यों जनरल सॉल्यूशन होता है? क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट। जब भी किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो और एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो, तो उस क्वेश्चन के आंसर को हम जनरल सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते। क्योंकि अगर आपने कहा कि सर इसका आंसर x इक्वल टू π/6 है 30 डिग्री, हाँ भाई करेक्ट है, बट ये कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन के अगर आपने ये लिख दिया, आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये तभी ट्रू होगा जब x π/6 होगा, ऐसा नहीं है। ये तो π/6 पे भी ट्रू होगा, 5π/6 पे भी ट्रू होगा, बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं जिसपे ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऐसे इक्वेशंस जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसके जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि भैया आप इवन नंबर बताइए, और आप शुरू हो गए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर डॉट डॉट लगा दिया, और जिसने पूछा उसने लगाया आपको तमाचा कि भाई सारे इवन नंबर बताने हैं आपको। हाँ, ये कौन सा स्टाइल है? डॉट 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 इवन नंबर थोड़ी होता है। तो कैसे हम बोलें कि उसकी मनसा भी पूरी हो जाए, उसके सारे सॉल्यूशन मिल जाए? तो हम क्या बोल देते हैं? 2n, ये इवन नंबर है। अब n उनको पुट करने दो, इसने पूछा है। n को 0 पुट कर लो, n को 1 पुट कर लो, n को 2 पुट कर लो, n को 3 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, वो हमेशा इवन ही रहेगा। मतलब ये 2n जब हमने लिख दिया तो हमने सारे इवन नंबर को कंसीडर कर लिया। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नंबर, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नंबर। और ये बहुत गलत होगा कि अगर हम सिर्फ 2, 4, 6, 8 डॉट 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 लिख दें। ठीक है, ये तो सिर्फ लिखने की बात हो। अगर आपसे कहा जाए कि पूरे इवन नंबर आप देने हैं, आपको सारे आंसर देने हैं, तो आप ऐसे लिख देंगे। उसी टाइप से जब हम इसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब अगर एक जगह रूट आ रहा है तो बहुत सारे रूट आएंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके आंसर आप लोग को शायद मालूम होगा कि हम इसे कहेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू π/6। और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, उनको इनपुट करने दो, उनसे कह दो ये लो भैया आंसर ये है, सारे सॉल्यूशन इसके अंदर है, तुम्हें सिर्फ करना इतना है कि n की वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्यूशन लेते जाओ। तो इनको 0 पुट करोगे तो π/6 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 5π/6 आ जाएगा। ऐसे ही पुट करते जाइए, जितने वैल्यू आप पुट करेंगे n की उतनी वैल्यू आएगी, लेकिन n की कोई भी इंटीजर आप पुट करेंगे तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, यही है इसका जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको अच्छी भाली भांति पता है कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो हम थीटा बोलते हैं n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल टू हम बोलते हैं n पाई प्लस अल्फा। ये तीन ही इक्वेशन होते हैं। इन तीन इक्वेशन को हम यूज करके कोई भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? देखिए, अगर हम कहें साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपने कहीं ये लिख दिया तो गए काम से। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेशन का मेथड है, और मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, कभी भी इक्वेशन के मेथड को इनइक्वलिटी में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। किसी भी इक्वेशन के मेथड को इनइक्वलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये तो पूरी, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर इस बात को समझें तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप ये कह रहे हैं कि इनको 0 पुट करो तो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू π/6, इनको 1 पुट करो तो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5π/6। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इनइक्वलिटी का बहुत सारे आंसर हो, मतलब बहुत सारे इंटरवल हो? तो ये ट्रू नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि ये सारे इक्वेशन इनइक्वलिटी में कोई यूज नहीं है। तो सर आपने पढ़ाया क्यों? हमने सिर्फ इसलिए आपको रिवाइज कराया कि कभी भी आप इसे यूज ना करें जब भी आप इनइक्वलिटी सॉल्व करें। जब भी आप इनइक्वलिटी सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें? ये बात भी सही है कि भाई क्या करें, वो बताते हैं। अब हम आते हैं इनइक्वलिटी के बेसिक मेथड पे।
कोई भी इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे किया जाता है? कोई भी इनइक्वलिटी को हम सॉल्व कैसे करें, उसके पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एफ एक्स ग्रेटर देन बी, ये सिर्फ इतनी रिप्रेजेंट करता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर graph of y equal to fx is above the graph of y equal to b. ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द इनइक्वलिटी। जब भी आपको यह सॉल्व करना होता है कि अगर आपके पास आया कि fx ग्रेटर देन b है, तो आप क्या कहेंगे कि हमें वो वैल्यू x की चाहिए जहां पे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू बी के ग्राफ के ऊपर हो। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आपको ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना है तो किसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन में y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसी कोऑर्डिनेट प्लेन में y इक्वल टू बी का भी ड्रॉ कीजिए, और देखिए कि कब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ b के ऊपर है, वो x का इंटरवल आपको इसका सोल्यूशन देगा। कुछ बात समझ में आ रही? हाँ। जैसे इसका दूसरा सिचुएशन भी देखिए, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो सेम प्रोसीजर में फॉलो करेंगे, जो यहां पे किया है वही। मतलब कहने की बात यह है कि इसको कॉपी कर लेंगे। नहीं, आप कॉपी मत कीजिए, मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं कभी कभी लीजी बन जाता हूं। ये लीजिए, द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज बिलो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बी, बिलो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बी। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही होता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वलिटी। कभी भी किसी भी इनइक्वलिटी को अगर ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है तो ऐसे करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अगर एफ एक्स इक्वल टू बी हो, इसका ग्राफिकल मतलब क्या है? भाई इसका तो जानना बहुत जरूरी है, इसका जानना बहुत ही जरूरी है। ये द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू बी इंटरसेक्ट। याद रखिए, मैं b ले रहा हूं एज ए कांस्टेंट, बट b की जगह कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एफ एक्स इक्वल टू बी क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बी इंटरसेक्ट। सिर्फ इतनी चीज रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट को जरा ठीक से आप नोट कर लीजिए, फिर इसका मैं एप्लीकेशन बनाता हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे आएंगे। नोट कीजिए जल्दी से, पॉज करके लेक्चर हो गया। अब जरा देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा जाए सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक, आप अपने आप से पूछिए, क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप इजिली बना सकते हैं? हाँ। क्या y इक्वल टू 4 का भी ग्राफ इजिली बना सकते हैं? हाँ। तो ग्राफ बना दो और आंसर लिख लो। तो पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। ये लीजिए, बन गया। ठीक, उसके बाद हमने y इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाया। y इक्वल टू 4, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने बना दिया y इक्वल टू 4 का, y इक्वल टू 4, ये बन गया y इक्वल टू 4 क्या होगा? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो, मतलब ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर एबव द ग्राफ ऑफ 4। लुक, यहां से आगे राइट साइड जब आप पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर होगा, और यहां से पीछे जब पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर होगा। मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक, ये पोर्शन तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां अगर आप ऊपर देखेंगे ऐसे करके तो आपको एक्स स्क्वायर नीचे दिखाई देगा और 4 ऊपर दिखाई देगा।
और इसके बाद आप खड़े होकर के ऊपर देखेंगे, ऐसे ऊपर आंखें ऊपर निकाल के, तो आपको दिखाई देगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर है और y इक्वल टू 4 नीचे है। ठीक, तो हमें तो वो पोर्शन चाहिए जहां पे y इक्वल टू 4 नीचे हो, एक्स स्क्वायर ऊपर होती है पोर्शन। अगर हमारे पास ये वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम तो बल्ले बल्ले, बहुत साफ सी बात है। ये वो पॉइंट है जब 4 और एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। मतलब ये हो गई बात कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब ये पॉइंट 2 होगा और ये पॉइंट माइनस 2 होगा, और आपका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल वाला भी केस आ रहा है यहां पे, तो इंक्लूड कर लेंगे यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऑल ऑफ यू ओके? कैन आई गो अहेड? अंडरस्टूड? गुड। ये होता है ग्राफिकल मेथड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ग्राफिकल मेथड हमेशा अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होते हैं, वहां पे ग्राफ कौन बनाने जाएगा। इसीलिए आपको दोनों चीज पढ़ाई जा रही है। ये आपको विजुअलाइजेशन देगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक, अब वैसे ही अब सारे फॉर्मूले आप मॉड के, लॉग के बढ़िया से डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कोई फार्मूला नहीं मालूम, क्या ग्राफ से कर सकते? हाँ कर सकते भाई, काहे को कष्ट है, बड़ा छोटा सा है। मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये है, ये लो। ठीक, और y इक्वल टू 3 का ग्राफ ये है, ये लो। मतलब ये है, हमें चाहिए मॉड, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये ग्रेटर देन तो बार बार हो रहा है, बार बार ये लेस देन कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड, फीलिंग अच्छा आएगा। फीलिंग तो आपको हमेशा अच्छी आती है। मतलब ये है कि हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे मॉड एक्स का ग्राफ 3 के नीचे हो। ठीक, अगर इधर गए, आप यहां खड़ा होके देखेंगे तो आपको 3 का ग्राफ मॉड एक्स के नीचे दिखाई देगा। हमें तो वो चाहिए जहां पे मॉड एक्स का ग्राफ 3 के नीचे हो। तो जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंट के बीच में, इस 2 पॉइंट के बीच में मॉड एक्स का ग्राफ 3 के नीचे। ठीक, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये पॉइंट के बीच में मॉड एक्स का ग्राफ 3 के नीचे है। यस सर। हमें ये पॉइंट पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा सर? ये वो पॉइंट है जहां मॉड एक्स 3 के इक्वल है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। अरे हो गया भैया, मतलब ये हो गया, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट माइनस 3 है, मतलब आंसर हो गया आपका माइनस 3। फिनिश, क्वेश्चन ओवर। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। जनरली हम ग्राफ मेथड इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए तभी करते हैं जब वो नॉर्मल मेथड से सॉल्व ना हो। ये सारे क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व होंगे, काहे को ग्राफ के चक्कर में पड़ना। ठीक है। सिचुएशन आती है दूसरी टाइप की, मैं आपको बताता हूं। सिचुएशन आपको अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड एक्स इफ लॉग एक्स बेस 3 बाई पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग एक्स बेस कुछ उल्टा सीधा ले लो, पाई बाई, ऐसे कुछ। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे तो अच्छा लगेगा और तुरंत का तुरंत आंसर आएगा। ये लीजिए, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। log x बेस 3 बाई पाई 3.14 होता है, मतलब ये बेस लेस देन 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? ये ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पता नहीं ब्लू कलर है कि नहीं, भगवान ही जाने। मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, थोड़ी कलर में प्रॉब्लम होती है मेरे को। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3 बाई पाई, ये इसका ग्राफ है। ओके, क्या इसका भी ग्राफ बना सकते? हाँ, कहीं को नहीं बना सकते। पाई बाई ई वैल्यू 2.67, 3.14 बाई 2.67, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। लेकिन याद रखिए ये पॉइंट क्या है, 1 0, और ये भी 1 0 से पास करता है। यूं नहीं, ऐसा साउंड नहीं आएगा, तो ऐसे ही निकाला ताकि थोड़ा मेरा मन लगा रहे।
हेलो, अरे क्वेश्चन हो गई भैया, देखिए ना आप, देखिए ना, क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गई। अरे ये भी हिंदी है भाई, समझ में आया? ये पॉइंट क्या है? 10। ये पॉइंट क्या है भाई? कोई भी लॉग जो है कहां से पास करता है? 10 से पास करता है। 10 है, मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे 1 है। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? हमें वो पोर्शन चाहिए जो यहां पे ये इसके ऊपर हो, मतलब ब्लू वाला रेड के ऊपर हो। अरे वो तो यहां से यहां तक, इस साइड क्यों नहीं सर? इस साइड तो ग्राफ ही नहीं है, डोमेन ही नहीं है, तो इस साइड तो जाना ही मत, जीरो भी मत जाना। पर जीरो के बाद कहां तक? 1 तक। मतलब इसका आंसर हो गया एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to 1 क्लोज। सर 1 क्लोज क्यों सर? क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब हमें वो भी पॉइंट चाहिए जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू वेरी क्लियरली। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ में आया। अब जब समझ में आया तो क्यों दुखी हो रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट, चले। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं ग्राफ के मेथड से, और बिलीव मारिए एक स्टेप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, आराम से आता है, क्योंकि ये आपको विजुलाइज कराएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। लेकिन हम तो कहीं और थे। कहां थे? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। चलिए आ जाते हैं। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा था भाई, मैं तो सिर्फ आपको वो भूमिका बना रहा था जिससे आप ये समझ जाएं कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, सपोज कर लीजिए कि हमें ये सॉल्व करना है, ठीक, ग्रेटर देन या लेस देन, प्योर वही ग्राफ में था, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा जब स्टेप दिखाई देगा। कुछ स्टेप करने हैं। पहला स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equal to fx and y equal to b in one plane. Second step, select the portion where graph of y equal to fx is above the graph of y equal to b। समझ आ रहा है ना? मैं जो पढ़ाया हूं वही लिख रहा हूं भाई, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हमें fx के, अगर fx लेस देन b है तो क्या करेंगे? वो पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जहां पे y इक्वल टू fx का ग्राफ b के नीचे हो, ठीक। हाँ, थर्ड स्टेप, इफ देयर आर more than one portion, एक से अधिक पोर्शन है, then select nearest to origin portion, अरे यस आर नो, देन सेलेक्ट नियरेस्ट टू ओरिजिन पोर्शन। ये याद कीजिए, जब मैं इनवर्स का ग्राफ आपको पढ़ा रहा था तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि सेलेक्ट द नियरेस्ट टू ओरिजिन, अगर एक से अधिक पोर्शन आता है तो नियरेस्ट टू ओरिजिन पोर्शन करना है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर 2 पोर्शन आ जाते हैं नियरेस्ट ओरिजिन, एक लेफ्ट साइड, एक नेगेटिव साइड में, एक पॉजिटिव साइड में, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? पॉजिटिव साइड को देंगे। ठीक है, सारी चीजें लिंक होती हैं। सेलेक्ट द पोर्शन वेयर द y इक्वल टू fx इज अबव द, यहां पे लिख लेता हूं, से x लाई बिटवीन c एंड d, ऐसे मतलब इसका आंसर लिख लेते हैं कि मतलब सपोज कर लो c और d आ गया। उसका सेलेक्ट द पोर्शन नियरेस्ट टू ओरिजिन, ये यहां लिखें ज्यादा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, या तो कमी नहीं, बेकार दिख रहा है ये, इसको यहां
ये आंसर हमने एज्यूम कर लिया। सपोज कर लिया कि एक्स लाई बिटवीन, इसका मतलब समझ आता है से, मतलब मान लो कि एक वो पोर्शन में एक्स सी और डी में लाई कर रहा है। फोर्थ स्टेप, इफ fx is periodic, then add both side nt where t is period, समझाऊंगा, समझ में आइए। यहां पे आप नोट कर लीजिए, ये पीरियोडिसिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ऐसे नोट कर लीजिए। साइन कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, इन सब का पीरियड 2 पाई होता है, और tan x, cot x, मॉड ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्री मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स, या फिर मॉड कॉस एक्स, या फिर मॉड tan x, या फिर मॉड cot x, या फिर मॉड सीकेंट एक्स, या फिर मॉड कोसेकेंट एक्स। 6 हो गए? अरे हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इन सब का पीरियड पाई होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या पीरियड का मतलब है, वो हम पीरियोडिसिटी चैप्टर में करेंगे। चिंता मत कीजिए, बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलिए। तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, जरा सा आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फट। ये इसको भी थोड़ा ठीक कर दूं, ये स्पेस कम लेगा। इसका पीरियड पाई है, और ये जो चुन्नू मुन्नू है इनके पीरियड 2 पाई है। ये आपके मेथड्स मैंने एक जगह पे सराफत से लिख दिया है। अब आप सराफत से इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट लेक्चर पॉज करके कॉपी कीजिएगा जल्दी। हो गया भाई? चलिए अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि कितना कारगर होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से। शुरू में जब भी कोई मेथड पहली बार पढ़िए आप, तो पहले 2-4 क्वेश्चन जो है बहुत धीमे धीमे कीजिए, स्पीड मत देइए, ठीक है। जब वैसे सेम टाइप के क्वेश्चन खुद ही बना के कर लिया कीजिए, ताकि जो है आपको एक आइडिया ब्रीफ मिल जाए प्रॉपर। फिर आप स्पीड तो अपने आप आएगा, चिंता मत कीजिए। जब भी आप कोई, अगर किसी ने गाड़ी चलाना सीखा हो, 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल चलता है, वहां पे आपको बताया जाता है कि आप स्पीड मत कीजिए, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि पहले आपके प्रैक्टिस होना है कि क्या चीज क्या है। जब आपको एक्यूरेसी आ जाएगी, स्पीड अपने आप आएगा। तो ड्राइविंग कॉलेज में कभी भी स्पीड पे ट्रेनिंग नहीं देते, आप कभी भी देखिएगा। वो सिर्फ आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, कैसे धीरे धीरे चलाना, हमेशा धीरे धीरे। स्पीड तो हम खुद बनाते हैं बाद में। दूसरी बात है कि गाड़ी चलाते वक्त स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, स्पीड नहीं होना चाहिए। बट ये मैथमेटिक्स में भी है, किसी भी सब्जेक्ट में भी है। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो पहले धीमे धीमे पढ़िए, उसको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक एक लाइन को समझ के सॉल्व कीजिए, स्पीड अपने आप आएगा। जल्दीबाजी मत कीजिए कि हमें जल्दी से कोर्स खत्म कर देना है, 2 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, उसके बाद से बहुत सारे मॉक पेपर करूंगा। एक्चुअली वो कहीं के नहीं रहते हैं। जो बच्चे इस फिलॉसफी पे चलते हैं कि हम जल्दी से कोर्स खत्म करके बहुत सारे मॉक पेपर करेंगे, बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, वो कहीं पे नहीं रहते हैं। क्योंकि हर पेपर में वो मिस्टेक करते हैं, फिर वो रिवीजन करते हैं और वहां पे समस्याएं होती रहती हैं। टाइम लीजिए। मॉक पेपर अगर आप 1 साल को, 12 महीने को आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई 6 महीना हम पढ़ेंगे और 6 महीना मॉक टेस्ट करेंगे, तो उसको चेंज कर लीजिए। हम 10 महीने पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 2 महीना मॉक टेस्ट करेंगे, 2 मॉक टेस्ट करेंगे, एक मॉर्निंग करेंगे, एक इवनिंग करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट तो हो गया ना। तो ये सब शुरू में जो छोटी छोटी गलतियां, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि अगर आप लोग वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो चेंज कर लीजिए। वैसे वो प्लान अच्छे से काम नहीं करता है। आइए पहला छोटा सा चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, हमें एक्स पता करना है कि किस एक्स के वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। तो पहला स्टेप क्या बोला मैंने कि भाई एफ एक्स ग्रेटर देन बी वाला सिचुएशन है, ग्राफ ड्रॉ करो दोनों का ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी केवल एक ही मेथड है, वो ग्राफ से बना सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। नहीं, कहने तो बहुत सारे लोग क्वाड्रेंट मेथड देते हैं, कुछ ऐसे 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 शॉर्टकट देते हैं, मेरे को पल्ले नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, ऐसे ही सॉल्व करता हूं, वैसे ही आपको बताऊंगा।
ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साफ सी बात है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और उसके बाद हमें y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ बनाना है। बना देते हैं भाई, क्या कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा बट बुरा मत मानिएगा। ये बन गया। हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज एबव द ग्राफ ऑफ 1/2। मतलब हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे ब्लैक ग्राफ ब्लू ग्राफ के ऊपर है, सॉरी, ब्लैक ग्राफ ब्लू ग्राफ के ऊपर है। तो मतलब ये हो गया कि आपका ये पोर्शन आएगा। अच्छा, इसका जो लोग ग्राफ थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं पा रहे, मैं उनके लिए दिखा रहा हूं कुछ। ये कुछ अच्छा लगेगा आपको, मतलब एकदम फील गुड आएगा। ये कोई वेबसाइट है जो कि मतलब ग्राफ बनाता है और बच्चों को दिखाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वो फील करा सकूँ एग्जैक्टली। मैं ग्राफ बनाऊंगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। पहला ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। ये लीजिए, देखिए साइन एक्स का ग्राफ बड़ा प्यारा ग्राफ बन रहा है ना। हाँ, इसको बड़ा करके भी देखेंगे हम लोग धीरे से, अभी नहीं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, अच्छा, दूसरा एक और बनाते हैं। दूसरा क्या था हमारा? 1/2, y इक्वल टू 1/2। चलिए ये देखिए कितनी, मतलब ऐसा लगेगा मजा आ गया। ये है, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू 1/2 है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/2 है। तो देखिए कौन से पोर्शन आ रहे हैं। ये पोर्शन आ रहा है जहां पे साइन एक्स 1/2 के ऊपर है। उसके बाद से अगर आप इधर खींचे तो यहां भी आ रहा है, इधर खींचे तो यहां भी आ रहा है। ऐसे खींचते जाइए और ये चलता जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका ग्राफ जो लुक मतलब दिखाई देता है आपको। ये छोटा हो जाए भाई, अरे कहाँ गया? ये रहा। ये अब ये पॉइंट हमें पता करना है, साफ सी बात है। अब ये पॉइंट यहां देखिए π/6 1/, वो तो आपको पता ही होगा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे sin x 1/2 के बराबर हो। sin x 1/2 के बराबर कब होता है? π/6 पे होता है। तो x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू छोड़ दो। ये वैल्यू क्या है? 5π/6 है, ठीक। तो ये बस ऐसे थोड़ा स्टाइल मारने के लिए दिखा दिया आपको। काम तो हमारा इसी से चलना है, वो सब कंप्यूटर्स थोड़ी चलेगा। बट वो दिखाए, मतलब मैं जब ग्राफ बनाता हूँ ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अजीब गरीब बिगड़ैल टाइप के ग्राफ बन जाते हैं, इसलिए मैंने वो सेपरेट थोड़ा सा बना के दिखा दिया तो दिखे अच्छा लगेगा आपको। हाँ ठीक है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे साइन एक्स 1/2 से बड़ा हो। तो हमारे पास एक ये पोर्शन है, 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 और मैंने आपको दिखाया था आप खींचते जाएंगे और वो इंफिनिटी तक वो पोर्शन रहेंगे। मतलब हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट इंटरवल हैं जो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। और जनरल सॉल्यूशन देने के लिए मैंने क्या रूल बताया आपको, जब भी आपके मोर देन वन पोर्शन आ जाते हैं तो वो पोर्शन सेलेक्ट कीजिए जो नियरेस्ट ओरिजिन हो। तो नियरेस्ट ओरिजिन तो यही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पोर्शन में दोनों एक्सट्रीम x की वैल्यू लिखिए। यहां पे x की वैल्यू क्या है? π/6 है। और यहां पे x की वैल्यू क्या है? अब ये मत पूछिएगा सर क्यों, 5π/6 है। ये ट्रिग्नोमेट्री है भैया, हाँ, मतलब 150 डिग्री है। ठीक है, ये π/6 है और ये 5π/6 है। बाई चांस अगर किसी को ये कष्ट है तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, कुछ लोग को होता है बोलते नहीं है। ये साइन एक्स का ग्राफ, एक पोर्शन रखिए, ये देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। याद रखिए जो ये लेंथ होता है ये हमेशा पाई होता है। साइन एक्स का ग्राफ या कॉस एक्स का ग्राफ इसी से बना होता है, इसी को घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये जो लेंथ होता है ये पूरा पाई होता है और ये पूरा जो है पाई सिमेट्रिक होता है इसके। तो ये लेंथ देखिए, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो पहला नियर टू जीरो, पहली बार साइन एक्स 1/2 कब बनेगा? 30 डिग्री पे, मतलब ये π/6 है। ये कितना है? π/6। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ इस लाइन के सिमेट्री होती है। सिमेट्री होती है मतलब दोनों साइड ऐसे फोल्डेड होते हैं, ऐसे ओपन, ठीक है, इक्वल ग्राफ होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंथ π/6 है, तो अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ भी π/6 होगी, ये लेंथ π/6 होगी। और जबकि ये यहां से यहां तक की लेंथ तो हमेशा पाई है, चाहे यहां से यहां की बात करें, चाहे यहां से यहां की बात करें, लेंथ पाई है, ये सब पाई है। तो ये टोटल लेंथ तो भैया पाई है, ये लेंथ π/6 है। तो अगर आपसे पूछूं कि ये पॉइंट क्या होगा भाई, ये टोटल लेंथ पाई है, तो ये कोऑर्डिनेट π0, ये लेंथ π/6 है, तो π/6 यूनिट लेफ्ट साइड जा रहे हैं। याद कीजिए मॉड, जब मैंने बताया था पीछे जाते तो घटा दो, तो π/6 लेंथ है, तो ये पॉइंट क्या होगा? π माइनस π/6, मतलब ये हुआ 5π/6। ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स निकालते हैं। मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा, बट फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने बता दिया, ठीक। तो मतलब हमारे पास जो x आ गया वो आ गया π/6। मतलब एक सॉल्यूशन सिर्फ लिखते हैं, ये एक सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब क्या करें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए, हो सकता है ये पीरियोडिक फंक्शन हो। भैया यहां पे जो sin x है ये पीरियोडिक है कि नहीं? हाँ है। कितना पीरियड है? 2π। मैंने क्या बोला है लास्ट स्टेप आपको? यहां पे क्या लिखा है? इफ f(x) is periodic then add both side nt। n is the any integer, n is any integer। नेचुरल नंबर मत बोल देना, एनी इंटीजर। इंटीजर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस पता है ना? हाँ, तो एनी इंटीजर, तो इसके दोनों साइड में क्या ऐड करेंगे? nt। इसका पीरियड 2π होता है, तो n इंटू 2π ऐड कर देंगे, मतलब 2nπ दोनों में ऐड कर देंगे। किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो ऐड कर दो भाई, हो गया। ये लीजिए, आपका सॉल्यूशन तैयार है यूज के लिए। आवर सॉल्यूशन इज रेडी टू यूज। बस इसको फटाक से इंटरवल के फॉर्म में। अब आप देखेंगे यहां पर मैंने सिर्फ गेटर लिखा है क्योंकि यहां पे सिर्फ गेटर है। अगर यहां इक्वल होता तो हम इसे इक्वल भी लिख लेते, ठीक है। अब इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, 2nπ प्लस π/6 टू 2nπ प्लस 5π/6। I'm sure कि all of you understood this point very clearly. There is no doubt. ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट नोट कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए, मिस्टेक मत कीजिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इतना करना है कि आगे समस्या ना हो। हो गया, चलिए और देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन cos x लेस दैन इक्वल टू 1/√2, ठीक है। पहले हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे। तो cos x का ग्राफ शायद आपको याद होना चाहिए। ये देखो, ये इसीलिए मैं ग्राफ नहीं बनाता हूं, ये इतना गंदा ग्राफ बनता ना, मैं ड्राइंग इतना पुअर है कि भगवान ही बचाए मुझे। मेरा फेवरेट ग्राफ होता है मैथ्स में, और ग्राफ ही ड्राइंग ही मेरा सबसे पुअर है। चलिए, ये cos x का ग्राफ है, भावनाएं समझिए। 1/√2 का ग्राफ, y इक्वल टू 1/√2, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बन गया भाई। इस टाइम हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे cos x का ग्राफ 1/√2 से छोटा हो। एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, इनफाइनाइट पोर्शन, ठीक, परफेक्ट सर। मोर देन वन पोर्शन, मतलब हमें एक सिलेक्शन करना है, कोई एक पोर्शन ही सिलेक्ट करेंगे जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करें? जो नियरेस्ट ओरिजिन हो। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी उसी डिस्टेंस पे है जिस डिस्टेंस पे ये है, ये वाई एक्सिस है, उसी डिस्टेंस पे है जिस डिस्टेंस पे ये है। बट अब मैंने आपको कहा
जब भी कंफ्यूजन हो कि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए सेम डिस्टेंस पे, तो हमेशा आप प्रेफरेंस किसको देंगे? पॉजिटिव को। तो मतलब हम ये पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। इस पोर्शन को सेलेक्ट करने से पहले हमें ये पॉइंट चाहिए भाई, ये पॉइंट भाई, तभी तो हम कहेंगे कि x कहां से कहां लाई कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जब cos x 1/√2 के इक्वल है। cos x 1/√2 के इक्वल पहली बार कब होगा? 45 डिग्री पे, मतलब π/4 है। दूसरा पॉइंट कौन होता है? वैसे ही जैसे लॉजिक मैंने आपको बताया था वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो जो भी आपको लॉजिक आता होगा उससे आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये होगा 2π - π/4, 2π - π/4, दैट मीन्स 7π/4। ठीक, मतलब हमारे पास आ गया x एक आंसर आया। ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हमने तो इतने सारे आंसर हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, उसमें से सिर्फ एक लिखा है भाई, तो ये आंसर तो फुल आंसर नहीं है ना। हमें फुल चाहिए, मतलब जनरल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। इक्वल मैंने लगा दिया क्योंकि यहां पे इक्वल साइन था। तो क्या करें इसके लिए? कुछ नहीं करें। क्या करें? कुछ नहीं करें भाई, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है? 2π है, तो हम n × 2π दोनों साइड में ऐड कर देंगे। कर दो ऐड और खुश हो जाओ। तो मतलब ये हुआ कि आपका आंसर आया 2nπ + π/4 टू 2nπ + 7π/4। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2nπ + π/4 टू 2nπ + 7π/4। ये हो गया आपका टोटल आंसर। फिनिश। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? हाँ, अरे ठीक है भाई, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। नोट करना है क्या? जो लोग नोट नहीं किए प्लीज पॉज कर लीजिए लेक्चर को और फटाफट नोट कीजिए। टाइम नहीं है, टाइम इज रनिंग अवे। हो गया? और देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड x इफ mod sin x is less than equal to 1/2। mod sin x less than equal to 1/2। चलिए भाई, हम इस साइड का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। sin x का ग्राफ तो पता है, mod sin x का क्या होगा मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने बताया था कि मैं जो पिछला चीज पढ़ा देता हूं उसको फिर से मैं पढ़ाता नहीं हूं। तो mod sin x का ग्राफ कुछ यूं टिंग 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 होगा। mod sin x मतलब x एक्सिस के जो बिलो है उसको फोल्ड कर दो ऊपर की तरफ। तो जब आप ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कुछ यूं आ जाएगा। स्पीड ब्रेकर याद है आपको? अब तो भारतवर्ष में स्पीड ब्रेकर कम होते जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, बट हैं कई जगहों पे है। ये mod sin x का ग्राफ है। ठीक, अब हमें चाहिए y = 1/2 का ग्राफ। y = 1/2, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। राइट, हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे sin x mod sin x 1/2 से छोटा हो। तो ध्यान देना, ये पोर्शन, ये देख पा रहे हैं आप? हाँ, एक ये हो गया, यही तो छोटा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पोर्शन आ गए। तो क्या करेंगे? नियरेस्ट टू ओरिजिन पोर्शन। अब ये मत कहिएगा कि सर ये पॉजिटिव साइड वाला हम लेंगे, ये तो पूरा एक सिंगल पोर्शन है भाई, ये सिंगल पोर्शन है, तो सिंगल पोर्शन पूरा लेना पड़ेगा। तो हमें लेना है, लेकिन लेने से पहले हमें ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो हमें पता है क्योंकि पहली बार 1/2 का पता है भाई। mod sin x = 1/2 कर लो ना, इंटरसेक्शन ना 1/2। तो sin x = क्या हो जाएगा? +-1/2, बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो sin x +-1/2, पहली बार sin x 1/2 कब होगा? वो होगा π/6 पे। और पहली बार -1/2 कब होगा? ओरिजिन के नियर -π/6। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ये हो गया आपका π/6
और ये हो गया आपका -π/6। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अरे अंडरस्टूड आर नॉट? हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि x लाई करेगा -π/6 से लेकर के π/6 पे। इक्वल साइन, क्योंकि यहां पे इक्वल है, ठीक। बट ये पीरियोडिक फंक्शन है और मॉड साइनस का पीरियड क्या होता है? n π होता है। तो दोनों पाई होता है, तो दोनों साइड में n π ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, n π -π/6 टू n π + π/6। करेक्ट। और इसको आप ब्रैकेट के फॉर्म में नोट कर लीजिए, n π -π/6 से लेकर के n π + π/6। ये हो गया आपका पूरा आंसर। अरे समझ में आए भाई? हाँ, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया? ये कहानी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की। अब कहानी आती है होमवर्क की, जो आप लोग, कुछ लोग तो नहीं ही करते हैं, हो सकता है वो लोग पूरा परफेक्ट हो। फाइंड x इफ आई लव इट। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको। cos x <= नहीं, लेस देन तो दे दिया, 1/√2। ओहो, कितना छोटा क्वेश्चन, देखो, सोचो। tan x <= 1। tan x का ग्राफ मैंने बनवाया नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक खोलेंगे, ग्राफ देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली यूज करूंगा tan x का ग्राफ। थर्ड वन, sin x <= cos x। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दूसरे साइड में एक कांस्टेंट नंबर हो, फंक्शन भी हो सकता है। चौथा, ये लो, ये मजेदार क्वेश्चन है। ग्राफ पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पता है आपको, सोच लीजिए। और क्या दे दूं? नहीं, जितना दूंगा उतना मेरे लिए भी तो पनिशमेंट है, मुझे ही तो सॉल्व करना है। पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको पनिशमेंट दे रहा हूं, मैं खुद भी पनिशमेंट झेलता हूं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ के देना पड़ता है कि दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। तो दे ही देता हूं। देने में क्या है भाई, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मजा आएगा आपको करने में भाई साहब। cos x <= e⁻x। ये 5 क्वेश्चन है, कीजिए, ब्यूटीफुल सॉल्यूशन बना के भेजिए, देखो कि कितने लोग को समझ में आया और कितने लोग को हवाई हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से द नेक्स्ट सेगमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी। मतलब इसमें हम पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके ग्राफ पढ़ेंगे, इसके इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद इसकी इनइक्वालिटी भी देखेंगे। यही आपका लास्ट सेगमेंट है बेसिक मैथ्स का। इसके बाद बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास में मैं करूं, बट मुझे नहीं लगता है 1.5 और मोर इट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके भेजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।